अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर जोशीमठ एनटीपीसी टनल मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे दिल्ली में एनडीएमए में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा एनटीपीसी और याचिकाकर्ता पीसी तिवारी को मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले, एनटीपीसी ने सरकार से निर्माण और विस्फोट की अनुमति मांगी है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता पीसी तिवारी ने एनटीपीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर 25 सितंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस एनडीएमए को रेफर कर दिया था। जोशीमठ में एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई दिल्ली में एनडीएमए के पास होने वाली है। आरोप है कि जोशीमठ में तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के लिए टनल निर्माण के चलते जोशीमठ में भू धसाव हुआ। इस बात को लेकर सोशल एक्टिविस्ट पीसी तिवारी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के सामने उन्होंने पक्ष रखा कि जोशीमठ में जो टनल निर्माण का काम हो रहा है उसके लिए भारी विस्फोटकों का वहां पर प्रयोग किया जा रहा है, इसके चलते जोशीमठ भू धसाव की जद में आया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को एक्सपर्ट एजेंसी एनडीएमए को रेफर किया कि एनडीएमए ये तय करे कि क्या वास्तव में एनटीपीसी की जो टनल का वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था उसके चलते जोशीमठ पर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है या फिर जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है। आज एनडीएमए में इस बात को लेकर सुनवाई है। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा वहां पर मौजूद रहेंगे, तो याचिकाकर्ता पीसी तिवारी और एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल जनवरी में जब जोशीमठ में भू धसाव का मामला सामने आया था, उसके तत्काल बाद से एनटीपीसी का जो वहां पर निर्माण कार्य था, टनल का निर्माण कार्य, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। जनवरी के बाद से अभी तक वहां पर जो तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है और एनटीपीसी की ये मांग है कि उसको टनल निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि की महानवमी में कन्या पूजन किया है। सीएम आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की है। सीएम और उनकी पत्नी गीता धामी ने मां दुर्गा के स्वरूपों के प्रतीक कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक पूजन कराया। इसके साथ ही दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्याओं को भोजन कराया, उनका आशीर्वाद लिया, उनके पांव पखारे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर है। वहीं सीएम उधम सिंह नगर के नानक मत्ता पहुंचे, जहां पर सीएम दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा की रौनक है। वहीं सीएम ने मातृशक्ति को नमन किया और कहा कि माता बहनों के आशीर्वाद से सब संकट दूर हो जाते हैं। दुर्गा का आशीर्वाद हो तो स्थान स्थिति परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश बंगाल में हो जाता है। दुर्गा पूजा पर जो एक पर्व है, हम बचपन से देखते आए हैं। इस पर्व पर अनेकों जगह पर कहीं दुर्गा पूजा होती है, कहीं काली पूजा होती है और कहीं पर हर जगह पर देवी की उपासना का एक पर्व पूर्णता के साथ मनाया जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को कहीं न कहीं एक नई चमक देने का काम करती है, नई ऊर्जा देने का काम करती है, नए रंग देती है और नए श्रृंगार देती है। हम मां का श्रृंगार करते हैं, मां और प्रकृति हम सबको कहीं न कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है। ये बंगाल की जागृत चेतना, बंगाल की आधुनिकता, बंगाल की ऐतिहासिकता का प्रभाव है। आज के इस अवसर पर मैं नारी शक्ति को भी, अपनी मातृशक्ति को भी नमन करना चाहता हूं, क्योंकि नारी शक्ति उन सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है जिन्हें हम मुश्किल समझते हैं। हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से और मां दुर्गा का जब हम कहीं ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कठिन से कठिन असाध्य जो कार्य होते हैं वह भी मां हमको अपने आशीर्वाद से साध्य कर देती है। और हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। नैनीताल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी
काफल फिल्म की मुहूर्त पर पहुंचेंगे और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही सीएम धामी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी वर्कर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार दीपावली तक पार्टी के 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को दायित्वों से नवाज सकती है। सरकार इस महीने के शुरुआती हफ्ते में 10 सीनियर कार्यकर्ताओं को पहले ही दायित्व बांट चुकी है। सरकार बनने के करीब 1.5 साल बाद अक्टूबर शुरुआत में सरकार ने पहली बार एक साथ 10 सीनियर पार्टी वर्कर्स को निगमों और बोर्डों में जिम्मेदारी से नवाजा था। लेकिन दायित्व की आस लगाए बैठे वर्कर्स की फौज के सामने ये नाकाफी माना जा रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जल्द ही दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ संगठन के सीनियर नेताओं की इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि दीपावली तक 3 अलग अलग लिस्ट जारी हो सकती है। कार्यकर्ता से हमने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को पूरा करना पार्टी का नैतिक कर्तव्य है और उन कार्यकर्ताओं से हम लोग पार्टी में एक बार काम लेते हैं, चाहे संगठन की दृष्टि से कार्य हो चाहे सरकार की दृष्टि से कार्य हो, उनकी समानता के साथ उनकी उपयोगिता हम लोग करेंगे। दायित्वधारियों की नई लिस्ट में SC, ST, OBC से लेकर हर जिले को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। 2 से 3 उन पूर्व विधायकों की भी लॉटरी लगने वाली है जिनका 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद निकलेगी। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। फोकस उन सीटों पर भी है जहां बीजेपी के विधायक नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दायित्वधारियों के माध्यम से उन सीटों को मजबूत करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक दायित्वों का ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ दायित्व बांटे जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वन कर्मियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए वन विभाग 28 से 30 अक्टूबर तक पहली बार स्पोर्ट्स मीट आयोजित करने जा रहा है और ये आयोजन भागीरथी सर्किल के मुख्य टिहरी में होगा। स्पोर्ट्स मीट में गढ़वाल रीजन के 22 डिवीजन के 500 से अधिक वन कर्मी भाग लेंगे। सोमवार को देहरादून के फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में भागीरथी सर्किल के मुख्य वन रक्षक धर्म सिंह मीणा ने स्पोर्ट्स मीट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। 28 अक्टूबर को वन मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक फेस्ट का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर के बीच टिहरी में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण उत्तराखंड के विभिन्न वन प्रभागों के टीम प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की एथलेटिक्स और फील्ड इवेंट्स हैं, जैसे कि स्प्रिंट, जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, जंपिंग इवेंट्स, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी इत्यादि। देहरादून से खबर है जहां पर पुलिस ने 18 करोड़ की टैक्स चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जसपुर के लकड़ी कारोबारी शहनवाज हुसैन पर 18 करोड़ GST चोरी का आरोप है, जिसको लेकर आयकर विभाग ने मार्च में रुद्रपुर में 27 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद से आरोपी शहनवाज हुसैन फरार चल रहा था। पौड़ी शहर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में 2004 में हुए ब्लास्ट में एक शख्स की मौत मामले में परिजनों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। मृतक की पत्नी उषा पंत ने अब SSP से मुलाकात करके इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। पीड़ित महिला ने बताया कि ब्लास्ट में पति की मौत मामले में उस समय की सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वो न्याय नहीं मिल पाया है। महिला ने परिवार के लोगों पर धोखाधड़ी से संपत्ति को हड़पने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। मैं स्वर्गीय उमेश चंद पंत की पत्नी हूँ
जिनका सन 2004 में पांचल इलेक्ट्रॉनिक्स में बम ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी। तो सर उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी तक बंद पड़ी है। और जो मेरे जेठ और देवर हैं वो हमारे हिस्से पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मेरे पति का हिस्सा हुआ, मेरे बच्चे का है। जो पीड़िता हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें प्रॉपर्टी संबंधी विवाद के बारे में बताया गया है और उसके अलावा उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके प्रॉपर्टी उनके नाम पे कराने के कुछ प्रयास किए गए हैं, जिस संदर्भ में पूरी जो जांच है उसको सीओ सदर को दी गई है। नैनीताल पालिका में गड़बड़ियों को लेकर सस्पेंड हुए ईओ और पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज होने पर बीजेपी का बयान आया है। नैनीताल सांसद ने साफ कहा है कि जो गलती करेगा उसको ही भुगतना पड़ेगा। आपको बताते चले कि नंदा देवी टेंडर मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पालिका चेयरमैन सचिन नेगी के अधिकार सीज करने के साथ ही ईओ नगर पालिका को सस्पेंड कर दिया था। नहीं, देखिए, जो गलत कर रहा है उसको कहीं न कहीं से तो पनिशमेंट मिलता ही है। यहाँ नहीं मिला तो हाई कोर्ट से मिला और सारे पेपर से तैयार हो रहे थे, थोड़ी देर हो गई होगी, वहाँ पेपर से पहले आ गए होंगे। जो गलत करेगा वो जाएगा। कोटद्वार नगर निगम की ओर से नगर क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों के इससे कॉमर्शियल टैक्स वसूलने की कवायद शुरू हो चुकी है। व्यापारियों को टैक्स भरने के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, तो वहीं इसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। निगम की ओर से लगे कॉमर्शियल टैक्स के खिलाफ खुद कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने सरकार को प्रस्ताव भेज टैक्स न लगाने की मांग की है। तेईस में एक कवायद शुरू हुई कि इसको लगना ही लगना है, क्योंकि बार बार जो है अधिकारियों का यानी कि राज्य सरकार का दबाव आता था कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो हम आपके फंडिंग को रोक देंगे। हमने तो स्पष्ट रूप से ये कहा कि जब तक हम हैं तब तक हम टैक्स नहीं लगने देंगे। चमोली में विभागों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। पिछले दिनों बरसात के दौरान आई आपदा के बाद अभी तक विभाग ग्रामीण इलाकों में हुए नुकसान का आकलन नहीं कर पाए हैं और न ही उनके प्रस्ताव तैयार हुए हैं। जो प्रस्ताव तैयार हुए हैं वो भी लटके हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में क्षतिग्रस्त रास्ते, सड़क, पुल, पेयजल लाइन दोबारा से ठीक नहीं हो पाई है। जनप्रतिनिधि विभागों पर नाराजगी जाहिर करते हुए आपदा सेल को अलग बनाने की मांग भी कर रहे हैं ताकि लोगों को परेशानियां कम हो। प्रभावित होने के बाद हम लोगों ने प्रशासनिक रूप से भी और हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उन्होंने भी गांव का भ्रमण किया। जहां जहां आपदा से रास्ते थे, पानी का संकट था, जो क्षतिग्रस्त हुए थे, तो उन पर कुछ में हमने मनरेगा के माध्यम से और कुछ जिला आपदा मद से एस्टीमेट बनाकर जनपद को भी भेजे हैं। मेरा कहना यह है कि जो आपदा का मामला है, आपदा एक अलग से सेल होना चाहिए और वो खुद ही उसमें इनिशिएट करे और खुद उसमें प्रपोजल बना करके प्रत्येक गांवों के लिए जहां भी टूट फूट हुआ है वहां के लिए वित्तीय व्यवस्था करे और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तैयारी करे। एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो जब 2-3 विभाग उसमें मिल करके वो करते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकनी छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। की ऊंचापुर रामलीला के मंच पर विधायक बंशीधर भगत महाराज दशरथ का रोल निभा रहे हैं। रामलीला के मंच पर भगत पिछले 40 सालों से तरह तरह के किरदार निभाते हैं और अब उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने खुद को भगवान राम के पिता यानी कि महाराज दशरथ के रोल में ढाल लिया है। 7 बार के विधायक और कई बार के मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत रामलीला आते ही राम की लीलाओं में खो जाते हैं। बंशीधर भगत के साथ कई सालों से रामलीला में अभिनय कर रहे लोग भी अब उनके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि वो भूल जाते कि उनके साथ इतने बड़े राजनेता मंच साझा कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस भूमिका में भी होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस भूमिका में बिल्कुल एकदम समा जाऊं। जब मैं दशरथ का पाठ खेलता हूँ तो राजा दशरथ का ही भाव मेरे अंदर जग जाता है और उसी प्रकार से मैं अभिनय भी करता हूँ और गाता भी हूँ। ऐसी जब राजनीतिक क्षेत्र में आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि
विधायी जीवन में लोगों को चलना मैंने सिखाया, घूमना मैंने सिखाया, वो भी मैंने प्रारंभ किया। मंत्री जी के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने साल से मैं 10 साल से करीब 10 साल हो गए मुझे इनके साथ काम करते हुए, और ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मंत्री जी हैं, मुझे अपने राजा ही महसूस होते हैं। और जो रानी है उनको सिखाने में, पढ़ाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर विगत 11 साल हो गए। 11 साल से मैं कंटिन्यूस यहाँ पर केके का पार्ट खेल रहा हूँ। और मंत्री जी के साथ खेलने में पहले तो मुझे बहुत डर सा लगता था कि मैं मंत्री जी के साथ किरदार निभा रहा हूँ, तो थोड़ा सा झिझक सी होती थी। मगर अब उनके व्यवहार के साथ हम इतने घुल मिल गए हैं कि अब लगता है कि हम दोनों का जुगलबंदी चलती आ रही है 12 साल से। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी रामलीला में रोल अदा कर रहे हैं। ठुकराल ने रामलीला में सीता हरण के पहुंचे रावण का किरदार निभाया है। राजकुमार ठुकराल पिछले 25 सालों से रुद्रपुर के इंदिरा नगर में होने वाली रामलीला में तरह तरह के पार्ट खेल रहे हैं। खास बात तो यह है ठुकराल बीजेपी के कई दफा विधायक भी रह चुके हैं। 8-10 साल से सिर्फ 25 मिनट का साधु रावण का रोल करता हूँ। सीता हरण का जैसा आदेश होता है उसी मुताबिक भगवान राम की लीला का मंचन करते हैं। हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग कैसे भगवान राम के पद चिन्हों पर चलेंगे? इसलिए आज शिव नाटक क्लब के तत्वाधान में यहाँ इंदिरा आदर्श कॉलोनी के अंदर ये भगवान राम का काम चल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से अपने रोल को निभाया है उन्होंने। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नैनीताल में कई जगह पर रामलीला का मंचन हो रहा है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं रामलीला में रावण के किरदार की खूब तारीफ हो रही है। दरअसल रावण न सिर्फ महाज्ञानी था बल्कि उसका व्यक्तित्व भी कुछ अलग था। रावण ने कुल के उद्धार के लिए सीता का हरण किया और वनवास के दौरान राम का साथ भी दिया। वहीं नैनीताल में 30 सालों से रावण के किरदार को कैलाश जोशी निभा रहे हैं। अपने शीशों को काट रावण की तो हम क्या कहें, रामेश्वरम की स्थापना प्रभु राम ने की। उस समय भी रावण को एक पुजारी के रूप में वहां पर को बुलाया। तो रावण तो अपने आप में एक, वो खुद भी जानता था कि प्रभु राम ने अवतार ले लिया। खरदूषण का वध हुआ। खरदूषण के बाद ही उसने कह दिया था कि खरदूषण मोह संबलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। वो जानता था कि भगवान ने अवतार ले लिया है। ऋषिकेश में हर जगह रामलीला का आयोजन हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में आए कलाकार ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा के तट पर शबरी रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। इसे बड़ी संख्या में देश विदेश जो है वहां से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं पर फेमस गायक कैलाश खेर ने इस प्रयास की तारीफ की है। रामलीला ये एक नया प्रयोग है। रामलीला तो हमारे परंपराओं का बहुत अभूतपूर्व हिस्सा है ही, परंतु शबरी की रामलीला यानी जिनका प्रसंग हमारी रामायण में, रामचरितमानस में इतने प्रेम से बताया गया है, उनके द्वारा, उस प्रजाति द्वारा रामलीला का मंचन यहाँ से प्रारंभ हो रहा, हमारे परमार्थ निकेतन से। बस अब ये प्रारंभ होके देखना विदेशों तक जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस बार दशहरा का पर्व खास होगा क्योंकि 131 मीटर ऊंचे रावण को तैयार किया जा रहा है, जिसका दहन सीएम पुष्कर सिंह धामी रिमोट के जरिए करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। परेड ग्राउंड में इस बार 76वां दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 131 फीट ऊंचा रावण आकर्षण का केंद्र होगा, जिसे हरियाणा से आए कलाकार तैयार कर रखे हैं। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार हो गए हैं। दशहरा कमेटी से जुड़े लोगों का दावा है कि इतना बड़ा रावण का पुतला आज तक उत्तराखंड में नहीं बनाया गया। दशहरा की शाम को यादगार बनाने के लिए सोने की लंका भी रंग बिरंगी लाइट से सजाई जा रही है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में बुलाया गया है, जो रिमोट के जरिए बटन दबाकर पुतला दहन करेंगे। इस साल हमने बिल्कुल एक ऐतिहासिक को देखते हुए 131 फीट का जो टॉलेस्ट रावण है यहाँ का भारत का, वो इस बारी हमने तैयार करा है इस बारी।
तो लोग इसको बहुत उत्साहित है देखने के लिए, और लोग डेली रात को रोज इतने पब्लिक आ रही है इसको देखने के लिए। बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। लंका का हमने इस बारी भव्य रूप दिया है इसको। इसमें जो विशेष चीज है इस बारी, इसमें एक रिमोट कंट्रोल के जो है हमने आतिशबाजी लगाई है, जो सीएम साहब द्वारा उसको फोड़ा जाएगा उसको सबको। वहीं स्थानीय लोग भी रावण दहन को लेकर उत्सुक हैं। बीच परेड ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले को देखने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे नजर आए। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हम परसों भी देखने आएंगे इसको जलते हुए देखने। अभी क्या हमने तो देखा, क्या बोलते हैं, रावण को जलाते समय कि क्या बोलते हैं, राम जी की सच्चाई से जीत हुई थी। दशहरा में होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रेमनगर ग्राउंड, जोगीवाला, रायपुर में भी दशहरा पर्व पर रावण दहन होगा। इस बार कोशिश यही है कि भव्य स्वरूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।